ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लेट्स बी एंटरप्रेन्योर्स की थर्ड लेक्चर पे आ गए हैं। आज हमने जिस बात पे डिस्कशन करनी है वो है वैल्यू क्रिएशन एंड आइडिया जनरेशन, कि वैल्यू क्रिएशन क्या होता है और आइडिया जनरेशन क्या होती है। ठीक है जी, आप अगर इस चीज़ को और इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपके लिए एंटरप्रेन्योर बनना कोई मुश्किल नहीं है। दुनिया के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बेसिकली आइडिया है। और आइडिया किस पे बेस करना चाहिए? वैल्यू क्रिएशन पे। वैल्यू क्रिएशन अगर आप नहीं कर रहे, अगर आप कोई नई चीज़ या वैल्यू नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि कोई भी आपसे चीज़ परचेज नहीं करेगा या आपका एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जो है वो आगे मार्केट में सस्टेनेबल नहीं होगा। एंटरप्रेन्योरशिप की बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन को लेके चलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिक डेफिनेशन ये है कि इट्स द क्रिएशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यू। तो आप अगर कोई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो फिर मार्केट के अंदर आप आ जाएंगे और लोग उस कॉन्सेप्ट को पिक करेंगे। ठीक है जी। जिस तरह ये मैं पहले भी एक दफ़ा लेक्चर में बता चुका हूँ कि एक छोटा बच्चा जो सिक्के बेच रहा है, और जब ये किराए बढ़ते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो आपको पता है नेचुरली पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ की प्राइसेस को भी लोग बढ़ा देते हैं, चाहे वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हों या नहीं कर रहे हों। तो ये जो सुजुकी वगैरह या लोकल ट्रांसपोर्ट चलती है तो उनको सिक्कों की ज़रूरत होती है। तो इस बच्चे ने ये सोचा कि ये मार्केट के अंदर अब नीड है, तो उस नीड को मैं फुलफ़िल करूँ, और उसके लिए वो सिक्के बेच रहा था, मैंने देखा। और वो क्या करता है, उसमें से अपने पैसे काट के, फ़र्ज़ करें कि 100 रुपए का सिक्का देगा तो 90 रुपए के सिक्के वो देगा और बाकी पैसे काट लेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो वैल्यू दे रहा है, इसी वजह से लोग उससे ले रहे हैं। इसी तरह जो दुनिया के लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, टेस्ला कार है, वो भी वैल्यू दे रही है। मोबाइल फ़ोन जो हम यूज़ कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स जो है वो मोबाइल फ़ोन्स की है। मोबाइल फ़ोन्स क्या करते हैं जी? बेसिकल ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी टेलीफोन का जो था या मोबाइल फ़ोन्स का है, वो क्या है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में जो लोग हैं उनको आपस कनेक्ट करना, यही ऑब्जेक्टिव था मोबाइल फ़ोन्स का। तो पहले कॉर्ड कॉर्ड वाला मोबाइल था, उसमें तार से कनेक्ट थे। तो कॉन्सेप्ट ये था कि हम जब एक मोबाइल फ़ोन दें कि लोग को कॉर्ड या तार से निजात मिले। उसके बाद से कंपनियां जो हैं वो वैल्यू क्रिएट करती जा रही हैं। मोबाइल फ़ोन के अंदर उन्होंने हर तरह की वो फैसिलिटी डाल दी है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं दे ऑलवेज एक्सीड आवर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, दे मीट एंड एक्सीड आवर एक्सपेक्टेशन। हमेशा वो उसमें एक नई चीज़, नया फीचर वो ऐड करते जा रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया के अंदर मेरा ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसेस के अंदर मोबाइल फ़ोन्स या इसकी जो सर्विसेज हैं वो अभी हैं। पाकिस्तान में आप इससे अंदाज़ा लगा लेना कि टीवी पे इश्तिहार किसके ज़्यादा आते हैं, तो ज़्यादातर देखेंगे मोबाइल फ़ोन्स के आ रहे हैं या इनकी सर्विसेज के आ रहे होते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ज़्यादा पैसा इसमें आ रहा है। और फिर आप देखें, एक मोबाइल फ़ोन है वो 3-4 महीने 6 महीने चलता है और फिर वो उसके 10-20-30 हज़ार रुपया उसकी वैल्यू में से कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कोई और बंदा है, क्योंकि वो वैल्यू ऐड करते हैं। तो वो मोबाइल फ़ोन से अगर लाख रुपए का है तो वो 17,000 रुपये का हो जाएगा, नया 1 1.5 लाख का, 1.25 लाख का आ जाता है। तो हम लोग वो जाके परचेज़ करते हैं। वो सारा जो चीज़ें हैं ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। वैल्यू क्या है? हमारे अपने माइंड के अंदर होती है। हम समझते हैं कि इस चीज़ की इतनी वैल्यू है, तो हम अपने पैसे देते हैं। बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल जो मेरी दादी अम्मा अल्लाह जन्नत नसीब करे कहा करती थी कि बेटा बाहर जाके ना अगर 1 रुपया कमाओगे तो तुम्हें पता चलेगा। और वाक़ई ऐसी बात है कि अगर आपको पैसे कमाना हो या पैसा अर्न करना हो तो बहुत मुश्किल है। इंग्लिश की कोटेशन है, वो कहते हैं इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ मनी, बोरो सम। वैसे तो हम खर्चे करते रहते हैं दोस्तों पे, यार ये कढ़ाई खा लो, वो कर लो, लेकिन जब आपको पैसा ज़रूरत होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी मुश्किल चीज़ है। लेकिन जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं, जो वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, तो वो मार्केट के अंदर सस्टेनेबल रहती हैं। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू क्रिएशन क्या है। इसके अंदर एक और चीज़ है, अगर वो भी हम समझ लें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वैल्यू के साथ यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी क्या है? इज़ द एबिलिटी ऑफ अ गुड और सर्विस टू satisfy a want. Everyone who creates utility is a producer. तो कोई भी चीज़ जो उसके, अगर कोई कस्टमर चाह रहा है उसके अंदर वो ऐड ऑन करेगा तो उसकी एक यूटिलिटी
میں بنا رہا ہوں. اس کے اندر فارم یوٹیلیٹی بھی ہے, پلیس یوٹیلیٹی بھی ہے, پوزیشن یوٹیلیٹی بھی ہے, ٹائم یوٹیلیٹی بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یعنی فارم, ایک خاص فارم میں آپ کو ایک پروڈکٹ چاہیے ایک خاص کلر کے اندر, فرض کریں ایک آپ کو جیکٹ چاہیے. پلیس یوٹیلیٹی, کیا وہ آپ کے لوکیلٹی میں اویلیبل ہے, کیا آپ کے لیے اس کے لیے اسلام آباد جانا پڑتا ہے, کراچی جانا پڑتا ہے, یا آن لائن آپ ایزیلی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. پوزیشن کس طرح آپ کو پرسنلی جا کے لینا پڑے گا, یا اس کی پرائسز جو ہیں وہ افورڈیبل ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح ٹائم یوٹیلیٹی کہ وہ اسٹور کا کیا ٹائم ہے. تو آپ دیکھیں بزنسز جو ہیں نا وہ یہ یوٹیلیٹیز پہ کام کرتے ہیں. جس طرح اے ٹی ایم کارڈز ہیں, اے ٹی ایم نے کیا کیا کہ وہ آپ کی ٹائم یوٹیلیٹی, پہلے ہم 9 to 5 بینکس میں جاتے تھے, وہاں پہ ہمارا بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا, اس کو انہوں نے اب سروسز 24/7 پرووائڈ کر دی. اب وہ بیسیکلی آپ کا ہی پیسہ ہوتا ہے, آپ رات کے 12 بجے بھی اس کو نکال سکتے ہیں, صبح 6 بجے بھی اس کو نکال سکتے ہیں. تو اس طرح کی جب ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو اس کے بیک اینڈ پہ کسٹمر سے پیسے بھی چارج کر سکتے ہیں. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمارا جو ہے وہ بزنسز کی طرف اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے. ہماری جو توجہ ہے بیسیکلی وہ یہی ہے, جو ہمارا قومی مشغلہ آپ نے دیکھا کہ ہم زیادہ تر اس طرح ایک دوسرے کے دماغ میں مدانی گھماتے رہتے ہیں. ہم بزنسز کے پرسپیکٹیو میں نہیں سوچ رہے ہوتے, ہم فیوچر کے پرسپیکٹیو میں نہیں سوچ رہے ہوتے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ کووڈ سے پہلے 1 سال پہلے میرا ایک ٹریننگ سیشن تھا, اور وہ تھا بزنس کنٹینیوٹی پلاننگ کے اوپر, اور میں وہاں چیمبر آف کامرس میں لاہور میں بزنسز کے ہیڈس کے ساتھ اور چیمبرس کے ہیڈس کے ساتھ میں اس بات پہ ہی ڈسکشن کر رہا تھا کہ فیوچر میں اگر انٹوورڈ سچویشن آ جائے, اس ٹائم پینڈیمک تو نہیں آیا تھا, تو آپ کے بزنسز کو کس طرح سسٹینیبل ہونا چاہیے, کس طرح اس کے لیے کوپ اپ کرنا چاہیے. اب یہ وہ بیسٹ پریکٹسز ہیں دنیا کے اندر, لوگ کرتے ہیں بزنس کنٹینیوٹی پلاننگ کے اوپر. لیکن وہاں پہ جو ایک حضرت تھے جو اس کو ہیڈ تھے, تو انہوں نے مجھے کہا نہیں جی ڈاکٹر صاحب, ہم لوگ جو ہے نا ہمارا بزنس ہے بہت زبردست ہے, بہت ذہین ہے, اس کو سب کچھ آتا ہے. تو ہمارا بزنس مین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ تر, میں سب کی بات نہیں کر رہا, وہ اس میں بڑے ذہین ہے کہ 3 مختلف بکس مینٹین کریں گے. ایک بکس جو ہے وہ FBR کے لیے, ایک بکس جو ہے وہ اپنے پرسنل کے لیے, ایک وہ اپنے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے, یا اس طرح ڈفرینٹ فائنینسز مینٹین کر رہے ہیں. اور ٹیکس بچانا ہے, کس طرح ہم نے ٹیکس بچانا ہے, کس طرح ہم نے پروڈکٹس کو سیل کرنا ہے, اور اس قسم کی چیزوں پہ اگر ہم پازیٹیولی کوئی چیزیں کریٹ کرنا شروع کر دیں, تو آپ امیجن کریں کہ ہمارے پروڈکٹس اور سروسز بھی دنیا میں پہنچ سکتی ہیں. ریئل ویلیو کریشن تب ہی ہوگی جب آپ ایگزسٹنگ بزنسز کو نہیں کریں گے, بلکہ آپ ایک چیز کو دیکھیں گے جو کہ ابھی اویلیبل نہیں ہے, لیکن آپ اس میں انویسٹ کریں گے, ایک آئیڈیا اس قسم کا جنریٹ کریں گے, ایک سروسز اس طرح کی دیں گے جو ریئل ایک نیڈ ہے لوگوں کی, جو ابھی فلفل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. جب آپ اس نیڈ پہ کام کریں گے تو پھر آپ کا پروڈکٹس یا سروسز سیل ہوں گی. بہت سی ڈسکرپنسیز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے ہونی چاہیے, بہت سے لوکل ٹرینڈز جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں, لیکن ہم لوگ ان پہ نہیں سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. چھوٹی سی اگزامپل یہاں پہ پھر میں شیئر کرتا چلوں کہ ایک جو بزنس مین کا ذہن ہوتا ہے, وہ ایک پروڈکٹ کو تھوڑا سا اس کے اندر ویلیو ایڈ کر کے تو جب سیل کرتا ہے تو وہ اس میں منیمم اماؤنٹ چارج کر سکتا ہے. اس کے نسبت جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس کے ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ کے ساتھ آئے گا. اس کو واٹر میلن کو ایک شربت یا جوس کی شکل میں بنا کے کچھ انگریڈینٹس ایڈ کرے گا, تو اس کی ویلیو ایڈ کرنے کی وجہ سے وہ کافی اس میں سے ریونیو ارن کر سکتا ہے. پھر جی پاور آف برانڈنگ بھی دیکھ لیں کہ جب آپ کے پروڈکٹس بن جاتے ہیں اور ویلیو ایڈ کرتے ہیں, تو پھر آپ کے اس کا چارج کر سکتے ہیں. ویلیو ایڈیشن کو ایک نارمل جو ہے, آپ کو نہیں پتہ, یہ کافی بھی بڑی زبردست ہو سکتی ہے, لیکن 1.2 یورو کی مل رہی ہے, جبکہ آپ کا برانڈ بن گیا ہے جس کا ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے کہ یہ ویلیو دیتے ہیں, تو یو کین چارج ہوگا. سو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں جی, میں 9 کانسیپٹس آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ویلیو ایڈیشن کس طرح کی جا سکتی ہے, اور آئیڈیا جنریشن کس طرح کی جا سکتی ہے. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پرسپیکٹیو. ہمارے ہاں جو ہے نا, ہم جس چیز سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا فضول ہے, بڑا اسٹوپڈ ہے. ٹھیک ہے. سو پرسپیکٹیو میٹر کرتا ہے. یہ جس طرح ایک بندہ ہے جو ادھر
साहिल पे या किसी छोटे से जजीरे पे खड़ा है और वो कहता है कि यार वो कश्ती आई, शुक्र अल्लाह का मेरी जान छूटी। और जो कश्ती में इतने अरसे से गुम हुआ था बंदा, उसको वो साहिल नज़र आया, लैंड नज़र आई, तो वो खुश है। इसको मैं लिंक करता हूँ एबटाबाद रीजन में। आपको पता है कि जब ये टूरिज़म बहुत ज़्यादा हो गई है, जब मौसम थोड़ा सा खुशगवार होता है, स्पेशली 14 अगस्त से पहले, तो कोरोना से पहले बेतहाशा किस्म का टूरिस्ट जो है हमारे रीजन में ट्रैवल करता था, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो क्या होता है कि नेगेटिव ये है कि हमारी रोड की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, 5-5 घंटे ट्रैफिक बंद रहती हैं, या इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहती हैं। तो हमारे लोग उसको बड़ा नेगेटिव लेते हैं, वो कहते हैं ये देखो ये बड़ी स्टुपिडिटी है, ये देखो रोड बंद हो गई, ये देखो। हालांकि अगर वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। मैंने ये सुना है कि कोई बंदा था पिंडी में या किसी जगह पे, ट्रैफिक जैसे जैम हुई तो उस लड़के ने वहाँ से दौड़ा, एक जगह से उसने कूलर लिया साथ, वहाँ से जूस उठाए एक दुकान से और जाके उसने 2 मिनट में सेल करके आ गया। आपको पता है कि जब ट्रैफिक जैम हो जाए तो गाड़ियाँ ज़्यादा देर तक आप ऑन नहीं छोड़ते और स्टार्ट रखेंगे, और फिर एसी बंद होगा और लोगों के पास जो अपना पानी भी पड़ा होगा या अपने जूसेस भी पड़े होंगे तो वो गर्म हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली उनको ताज़ा अगर कोई बंदा ला के जूसेस सेल करेगा, यही वेंडर, तो उससे परचेज कर लें। So there can be lots of opportunities for this region। जब ये ट्रैफिक जैम होती है यहाँ पे होटल्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। टूरिज्म में आप छोटे छोटे स्पॉट्स बना सकते हैं, उनको मार्केट कर सकते हैं, अपने कुछ मशरूबात, अपने कुछ होटलें, सो बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का वो पर्सपेक्टिव नहीं है कि हमने उसको बिजनेस देखना है। सेकेंडली, अगर बच्चे अपने आइडियाज़ जनरेट करने हैं तो आप देखें कि ग्लोबल ट्रेंड्स किधर जा रहे हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स जो हैं वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहे हैं और वो खुद कुछ भी नहीं करते हैं, है ना? ये बहुत मज़े की बात है कि आप कुछ भी ना करें फिर भी दुनिया में इतना ज़्यादा पैसा कमा लें। लाइक उबर क्या करता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टैक्सी कंपनी है जिसकी कोई गाड़ी भी नहीं है। फेसबुक क्या करता है, दुनिया का सबसे पॉपुलर मीडिया है, ऑनर है, और क्रिएट कोई कंटेंट नहीं करता, हम सब उसके लिए कंटेंट करते हैं। उबर के लिए हम सब गाड़ियाँ चला रहे हैं। अली बाबा जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल रिटेलर है, उसकी कोई अपनी इन्वेंट्री है ही नहीं। इसी तरह एयरबीएनबी जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइडर है, लेकिन इनकी अपनी कोई भी रियल एस्टेट नहीं है, ये कोई भी इनका अपना घर नहीं है जिसको ये अगर रेंट आउट करते होंगे। तीसरा पर्सपेक्टिव जो आइडिया जनरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका फोकस क्या है। जब आप लोगों पे फोकस करेंगे, दूसरे बिजनेसेस पे फोकस करेंगे, और फिर आप विनर नहीं हो सकते। विनर फोकसेस ऑन विनिंग, लूजर फोकसेस ऑन विनर्स। तो अली बाबा के जो हैं सीईओ, जो प्रेसिडेंट जो हैं जैक मा, उनसे किसी ने पूछा कि यार आप इतनी दुनिया की बेस्ट कंपनीज के साथ compete करते हैं, तो हाउ डू यू डू दिस? तो उन्होंने कहा अगर वो इधर जाते हैं तो मैं इधर चला जाता हूँ, अगर वो उधर जाते हैं तो मैं इधर चला जाता हूँ, ठीक है। और उनका एक और बड़ी अच्छी कोटेशन है, वो कहते हैं डोंट ट्राई टू बिकम द बेस्ट इन द मार्केट, डोंट ट्राई टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज देयर इज ओनली वन ओलंपिक चैंपियन, ठीक है सर। सो ऑलवेज ट्राई टू बिकम द फर्स्ट इन द मार्केट, ठीक है। तो बिजनेसेस में भी अगर आप दुनिया में बेहतरीन, सबसे बेहतरीन होना चाहेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कम्पीट। आप एक अपनी निश बनाएं, आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आएँ। इस वजह से जो विनर्स होंगे वो दूसरों को नहीं देखेंगे, वो अपनी तरफ से कोई नई चीज़ें लेंगे। फिर अंडरस्टैंड करें कि टेक्नोलॉजी किस तरह चेंज हो रही है, कितनी रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और फ्यूचर को एंटिसिपेट करें। इस तरह फॉलो ना करें लोगों, जब तक आप इस तरह आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे, एंटिसिपेट नहीं कर सकेंगे, तो आप देखें कि आपकी जो हम सब की जो नौकरियां हैं, जो हमारा सबका ज़रिया माश है, वो ख़त्म हो जाएगी। 2009 में देखें ये बंदा एक कैमरामैन था, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे और पायलट था। आज इन तीनों की ज़रूरत नहीं है, ये ड्रोन कैमराज आ गए हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, आम बंदा हमारी जैसा भी बैठ के इसको कर लेता है। सो आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। एक दुनिया का आइस हॉकी का प्लेयर था, बेस्ट प्लेयर, उससे किसी ने पूछा कि व्हाई डू यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसने कहा आई डोंट फॉलो द बॉल, आई गो विद द बॉल इज गोइंग। सो आप जब चीज़ें इनको फॉलो करेंगे कि ये क्या हो रहा है, तो हम सारी ज़िंदगी दुनिया में इनको नहीं पहुँचेंगे। हमें खुद इन्वेंट करना पड़ेगा, हमें खुद आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। मार्केटिंग ऑफ एन आइडिया, आपके जो आइडियाज़ हैं वो
बहुत ज़बरदस्त हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको मार्केट करना है। आप जब उसको अच्छे तरीके से मार्केट करेंगे और दुनिया एक मार्केटिंग क्या है, एक स्टोरी टेल करेंगे। जब आप अच्छी स्टोरीज टेल करेंगे तो दुनिया में इतने विशेष किस्म के इन वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो आपके आइडियाज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको लोग जो हैं दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इनटू योर आइडियाज़ अगर आप अपना आइडिया अच्छी तरह पिच कर लें, अगर आपके अंदर सीरियसनेस होगी, आप उस पर वर्कआउट करेंगे। हवा में नहीं होगा, आप उस पर कुछ ना कुछ पायलट टेस्टिंग करेंगे, कुछ उसके रियल फैक्ट्स लेके आएंगे, तो फिर वो आइडिया जो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट फोरम्स पे आप पिच करेंगे, तो वहाँ पे वो आइडिया सेल होगा और वो आपका हाथ पकड़ के ना ऊपर ले जाएंगे। मैं खुद भी एज ए मेंटोर ट्रेनर कई उसको आइडियाज़ को विटनेस करता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ के अंदर सीरियसनेस तब नज़र नहीं आती कि बच्चा वो खुद नहीं कर रहा होता, खुद कर रहा होता है, टीम उसकी अच्छी नहीं होती, टीम अच्छी होती है, और फिर वो प्रैक्टिकेबल नहीं होता। ज़्यादातर आर्टिफिशियल हवा में आइडियाज़ रखे होते हैं। तो अगर आप राइट फोरम पे अपने आइडिया सेल करें, राइट लोगों के सामने, इन्वेस्टर के सामने पिच करें, तो आपका आइडिया जो है दुनिया में बिल्कुल कामयाब होगा। ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है कि नेचर के साथ, कि नेचर के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनसे सीखें। यानी आप वो जो अल्लाह ताला ने हमारे ह्यूमन नेचर के अंदर एक एबिलिटी रखी है कि हमने वो जिस तरह इकबाल कहते हैं ना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी है और आपने नेचर से सीखना है। ये तैमूर लंग का टैमरलैंड जिसको हम कहते हैं, उसका एक बचपन में वाकया पढ़ते थे ना कि उसने शिकस्त हो गई थी और किसी जगह हाइड आउट्स में था। वहाँ पे उसने एक चूंटी को देखा जो किसी प्याले में किधर गिर गई थी, वो बार बार ऊपर निकलती बार, और इसने उससे पहले कुछ 17 हमले किए हुए थे और नाकाम हुआ था। तो जब इसने देखा कि ये चूंटी हिम्मत हारेगी कि नहीं हारेगी, और चूंटी को जब उसने देखा तो अल्टीमेटली चूंटी जो है पानी से बाहर निकल आई। तो टैमरलैंड ने वहाँ से उसने कहा कि नहीं, ये कर सकती है, तो मैं फिर इसने सब लोगों को इकट्ठा किया और मिलकर हमला किया, और फिर वो, तो इसी वजह से नेचर ने इंसान के अंदर ये जबलत रखी हुई है। वो चाहता है कि मैं सेल्फ रिकग्निशन हो, मुझे दुनिया जाने, मैं कोई डिफरेंट काम करूं, मेरी अप्रिसिएशन हो। वो तभी हो सकेगी जब आप कोई यूनिक आइडिया के साथ आएंगे। लोकल ट्रेंड्स को देखें स्टूडेंट्स, लोकल जो सोशल ट्रेंड्स हैं वो बहुत चेंज हो गए हैं। ये जो कल्चर हम पहले देखा करते थे गांव में, घरों में, आप लोगों ने शायद इस तरह का न देखा हो। हमने अपने दौर में ये देखा था कि घरों में फिर एक खाना बनता था, 7 पड़ोसियों के घरों में खाना देते थे, टीवी लगता था, लिमिटेड घरों में टीवी होते थे, सारे घर आके उस घर में बैठ के टीवी देखते थे। हमारे दौरों में सोना चांदी एक ड्रामा होता था, उसके लिए पूरे बाजार बंद हो जाते थे, तो टीवी पे वो आके सारे मल्ले वाले, फर्ज करें 10-20 बंदे, 30 बंदे एक घर में बैठे हुए देख रहे हैं। अब ट्रेंड चेंज हो गए हैं, हर बंदे के पास अपना घर है। अब देखें हर घर के अंदर हर बच्चे के पास अपने गैजेट्स हैं और वो मोबाइल फोन्स पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। तो अब आपने देखना है कि इनकी क्या नीड्स हैं, अब घरों के अंदर क्या नीड्स हैं, हम किस तरह ये नीड्स फुलफिल कर सकते हैं। तो वो जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस भी करूँगा कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स किधर जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉमन सेंस यूज़ करने की। कॉमन सेंस जो है वो बहुत रेयर है, आप सबको पता है। कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं है जितनी हमारे होनी चाहिए। कॉमन सेंस का मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द में आप ज़रा सा सोचें कि यार क्या ठीक नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो, क्या चीज़ें मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या पता बेताशा लोगों को वो प्रॉब्लम हो। अगर आप उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन सोच सकते हैं और सोल्यूशन प्रैक्टिकेबल है और सोल्यूशन प्रॉफिटेबल है, तो कम अप विद दैट आइडिया। दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, एंटरप्रेन्योरियल आइडिया। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम वो उसी प्रॉब्लम के साथ परेशान होते 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 आगे चलते रहते हैं। वो एक शख्स था, फनी एक बात जहन में आई कि एक शख्स था, घर आया तो उसके यहाँ पे खून का निशान लगा हुआ था। तो बेगम ने उससे कहा कि आपको क्या हुआ? उसने कहा जी वैगन में मैं जहाँ पे बैठा था वहाँ पे पीछे कील थी, तो बार बार मुझे वो कील लग रही थी, तो उस वजह से यहाँ पे खून निकल रहा है। बेगम ने कहा तो किसी के साथ आप सीट चेंज कर लेते। तो उसने कहा जी वहाँ पे कोई था ही नहीं, मैं किसके साथ सीट चेंज करता। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉमन सेंस यूज़ करें। जिस तरह इस शख्स ने, हेलमेट का मकसद है सारा बचाना, ना कि बाल बचाना। इस बेचारे के बाल इतने ज़्यादा हैं कि हेलमेट का इसको फ़ायदा कुछ नहीं है, फिर भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उसने पहना हुआ है। तो कॉमन सेंस यूज़ करें, हमारे इर्द गिर्द ही आइडियाज़ हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लैटरल थिंकिंग,
थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये एडवर्ड डी बोनो की बुक है, उसको आप लाजमन पढ़ें कि आपने किस तरह भीड़ से फ़र्क होना है। अब जब फ़र्क होंगे तो देन यू विल बी सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है जी। एक बड़े मज़े की इंग्लिश की पोएम है, उसके अंदर कहता है कि मैं एक जगह पे पहुंचा, वहाँ पे दो रास्ते थे। एक रास्ता था उस पर बहुत ज़्यादा लोग चले हुए थे और सामने नज़र आ रहा था। दूसरा रास्ता था उस पर झाड़ियाँ थी और घास थी और रास्ता उसमें नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रहा था कौन से रास्ते पे जाऊँ। कहता अल्टीमेटली मैं उस रास्ते पे गया जहाँ पे झाड़ियाँ नहीं थी, जहाँ पे झाड़ियाँ थी और लोग नहीं ट्रैवल किए होते। और वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जिस चीज़ ने फ़र्क डाला वो यही है कि मैं उस रास्ते पे चला। क्योंकि आप जब डिफरेंट रास्ते पे चलते हैं तो आप बहुत कुछ लर्न करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, ये नहीं है कि बस स्टुपिडिटी पे बेस हो। और आप जब तक डिफरेंट नहीं सोचेंगे तो आप भीड़ में हर किसी की तरह नॉर्मल होंगे। सो बिजनेस आइडियाज़ के लिए भी यू मस्ट हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये विल स्मिथ के एक डायलॉग था द परसूट ऑफ हैप्पीनेस में से। वो अपने बच्चे को बता रहे थे, पीटर को, कि डोंट ever let somebody tell you that you can't do something, not even me। कहते हैं बेटे को, कहता है कि किसी से ये बात नहीं मानना है कि मैं आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे मैं भी आपको नहीं। कहता है you got a dream, you got to protect your dreams, और when people can't do something themselves they tell you कि आप भी नहीं कर सकते। you want something, go get it। ठीक है पीटर। तो उसको कहता है कि बेटा आपने कुछ करना है तो जाके हिम्मत करें और कर लें। तो बेटा आपकी ज़िंदगी के अंदर भी कोई भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपने खुद मोटिवेट होना है, खुद उठना है और इनिशिएटिव लेना है। सो इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू डू योरसेल्फ, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है। इकबाल का शेर है ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो आपको खुद उठना है और एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ को जनरेट करना। ये ज़हन में रखें कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और ये सिर्फ हम ये रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ के लिए बहुत से फोरम्स हैं और लोगों के पास बेतहाशा पैसा है। हम ये समझते हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है, हर चीज़ पैसे से होती है। मैं समझता हूँ कि आइडिया आपका स्ट्रॉन्ग होगा, इन्वेस्टर्स खुद आ जाएंगे, लेकिन उस आइडिया को प्रैक्टिकली करेंगे तो तब आप लोग आपके आइडियाज़ के अंदर इंटरेस्ट लेंगे। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत से लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। इट इज़ द नीड ऑफ द डे कि आज से हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। कितने बेवाएँ हैं, कितने यतीम हैं, कितने गरीब हैं, जो लोग हॉस्पिटलाइजेशन नहीं अफोर्ड कर सकते, बेसिक नीड्स भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं कर सकते। तो एंटरप्रेन्योरियल जो है दैट इज़ द सोल्यूशन। जब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे तो पाकिस्तान का फ्यूचर इसी में है। और आपको अपनी रियल स्ट्रेंथ तभी पता चलेगी कि जब आपको मुश्किल में पड़ेंगे। ठीक है जी। वो कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ ओनली द टफ गेट्स गोइंग। जब आपको ज़िंदगी में मुश्किल पड़ेगी तो फिर आपको अपना रियल पोटेंशियल पता चलेगा। वो यही कह रहा है कि यू नेवर नो हाउ स्ट्रांग यू आर अंटिल बीइंग स्ट्रांग इज़ द ओनली चॉइस यू हैव। तो बाद जब हम लोगों को दिखते हैं बहुत बहादुर होते हैं, बहुत मुश्किल क्राइसिस भी निकल आते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद भी फरमाते हैं कि मैंने इंसान पे कभी इतना बोझ नहीं डाला वो जितना उसको उठा ना सका। सो इसी वजह से आप कभी भी लेट नहीं है। अगर अभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, आइडिया समझ आ रहे हैं, तो आप गेयर अप करें और ट्राई टू लॉन्च करें। क्योंकि बाज़ लोग लेट स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आप ये जो मैकडोनल्ड्स के KFC के बाबा जी हैं, सैंडलर्स, ठीक है जी, ये बाबा जी कुछ 65 साल की उम्र में इन्होंने ये KFC वाला सेटअप स्टार्ट किया था। और इन्होंने क्या किया था, खुद वो एक ख़ास रेसिपी से वो चिकन बनाया था और फिर वो जाके होटल्स पे जाके छोड़ा करते थे और कहते थे कि अगर ये बिक गया तो 10 पैसे या 20 पैसे मुझे पर चिकन दे दिया करें। तो वो आइडिया बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे सेल हुआ। उसकी वजह से फिर उनकी नीड हुई, फिर बाद में उन्होंने बहुत सस्ता बेच लिया और अभी ये तो बहुत ज़्यादा महंगा एक वेंचर है। लेकिन उनकी जो स्टार्ट की इंस्पायरिंग स्टोरी ये है कि वो तकरीबन 60 ईयर्स या 65 ईयर्स के एज में उन्होंने ये स्टार्ट किया था। सो इसमें देयर इज़ नो नथिंग लेट। या ना सोचें कि मैं लेट हो गया हूँ, मैं यंग होता तो कर लेता। आप किसी भी एज में एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। ठीक है जी। सो आई होप कि आज के इस आइडिया को आपने पिक किया होगा, आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा।
اور اگر آپ نے اس میں سیکھا ہے کچھ تو لازمی اپنے کمنٹس شیئر کریں. اگر آپ اس میں نیکسٹ ایکسائٹنگ سیریز جو میں اس میں اسٹارٹ کرنے والا ہوں ان کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو وہ نیکسٹ ہم کچھ لوکل کے اسٹڈیز ڈسکس کریں گے کہ لوکل 13 کون سے انٹرپرینوریل آئیڈیاز ہیں ان پہ ہم ڈسکشن کریں گے. کچھ ایگزامپلس کوئی ویڈیو ایگزامپلس شیئر کریں گے. سو اسٹے ٹیون ود ڈاکٹر افضال مشیدی. اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.